कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, हम अपना मैं आपको एडवाइसेस करता हूँ, माज़रत अगर आपको बुरी लगे तो, लेकिन फिर भी करता रहूँगा, ठीक है? देखिए जो है ना खुसर फुसर जैसे अभी हो रही थी, साइड में थोड़ी ज़्यादा थी, इस पर कम थी। देखिए सब मेरे काइंड ऑफ जो होता है ना बच्चे हैं, ठीक है? टीचर का और स्टूडेंट का काइंड ऑफ पेरेंटल रिलेशनशिप होता है, चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी बच्चे को कभी किसी इंसल्ट हो, ठीक है? मैं उसे प्यार से मना कर दूंगा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, यही करूँगा ना मैक्सिमम। लेकिन बाहर ऐसे नहीं होता, ठीक है? इंसल्ट हो जाती है, इंसल्ट हो जाती है, ठीक है? साल डेढ़ साल पहले मैं मीटिंग अटेंड कर रहा था बिजनेस क्लाइंट के साथ। चीफ एग्जीक्यूटिव बैठा बात कर रहा है, हमारी टीम बैठी है, पीछे एचओडीज बैठे हैं और उनके नीचे उनके मैनेजर्स बैठे हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट उस पूरी मीटिंग में सबसे छोटे जो थे ना वो 2-3 मेरे स्टूडेंट्स थे जो जिनके आर्टिकल से 4-5वां साल चल रहा है, यानी 26-27 साल के बच्चे थे। मैं था और बाकी सब वो सीनियर्स, यानी वो जितने भी एम्प्लॉयज़ थे ना ऑलमोस्ट 50 को अप्रोच कर रहे थे। ऐसे चीफ एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा था, वो 2 मैनेजर अपने खुश कर रहे थे, अच्छे रीजनेबल जिम्मेदार आदमी, 50-52 साल के। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने एक दफ़ा देखा, अच्छा मैंने नहीं देखा, मुझे लगा यहाँ से दो बंदे बातें कर रहे हैं आपसे, पीछे बैठे थे मेरे। उसे फिर दूसरी बार देखा, तीसरी बार कहता दोनों खड़े जाओ, दफ़ा हो जाए यहाँ से। मैं बकवास करूँ यहाँ बैठा, ठीक है? ये हैबिट्स में डेवलप हो जाती हैं। कोशिश करें, अब आगे आर्टिकल्स में जा रहे हैं, और जो टीचर की या पेरेंट्स की नहीं सुनता ना, उसको ज़माने की सुननी पड़ती है। जो टीचर से नहीं सीखता उसको ज़माना सिखाता है, और ज़माना तल्ख सिखाता है, ठीक है? बहुत जल्दी अपने आप को ना एक स्टूडेंट से प्रोफेशनल बंदे में ढाल लें, बहुत जल्दी, क्विकली। आपकी ड्रेसिंग, आपका बोलना, उठना, दोस्तों के साथ ओए ओए कह के बात करना और तू ई कह के बात करना, ठीक है? इसको फ़ौरन वही दोस्त जिसके साथ तमीज़ से बात करने दिल भी ना करता, उससे भी तमीज़ से बात करनी शुरू कर दें, क्योंकि उसी ने आपके साथ फर्म में बैठे होना है, आर्टिकल्स कर रहे होंगे, ठीक है? अब वहाँ पे उसे तूत नहीं कहेंगे आप, कहेंगे? ये हो सकता है वही आपका सीनियर बन जाए, आपकी एक अटेम्प्ट ज़्यादा लग जाए। आप किसी मीटिंग में गए हैं, उससे आपके जूनियर है, आप तू कहेंगे उसे? नहीं कहेंगे ना? बताएं मुझे, नहीं कहेंगे ना? तो बहुत जल्दी क्विकली डेज में कन्वर्ट करें। और अफसोस की बात है कि ये बातें पेरेंट्स नहीं बताते। हमारी पेरेंटिंग ऐसी होनी चाहिए, हमारे पेरेंट्स आर गुड पेरेंट्स माशाल्लाह, ठीक है? लेकिन सम हो हमें ड्रेसअप क्या करना है, कलर्स कैसे पहनने हैं, हमारी पर्सनैलिटी पे क्या अच्छा लगता है, हमारी कटिंग कैसी होनी चाहिए, कपड़े कैसे होने चाहिए, ख़वातीन वाली साइड में कितने फ्लोरल पहनने हैं, कितने फूल बूटे, उस पर लाइटें, तिल्ले गोटे लगाने, वो नहीं बताई होती। बल्कि हमारी माएँ तो कहती हैं ये भी लगा लो, वो भी लगा लो, जो घर में चीज़ पड़ी कपड़ा में लगा लो। तो वो जो है ना, इसको बड़ी जल्दी क्विकली, जूते कैसे होने चाहिए, बात कैसे करनी है, उठना बैठना कैसे है, ठीक है? मेरे टीचर थे, उनकी मकसद की डेथ हो गई है, वो बड़ी मज़े की बात करते थे। मैंने एक कोर्स में पढ़ाना भी था, वो कहते चार्टर्ड अकाउंट गुजरे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, लोग कहें यार ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये क्या है? लोग ये ना कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये नहीं होना चाहिए। मैं उनकी स्टाइल में एक्टिंग करके बता रहा हूँ कि है चार्टर्ड यार। और साथ वो कहें यार आइंदा अपने बच्चे को, ख़ानदान में किसी बच्चे को सीए नहीं करवाना आपको देख के, ठीक है? ऐसा हो कि लोग चलते फिरते को रोकें, यार आप कौन हैं, क्या करते हैं, क्या किया आपने? जब मेरा बच्चा भी 8वीं-9वीं क्लास में है, मैं भी तो सीए कराऊंगा बड़ा होकर, ऐसी आपकी पर्सनैलिटी हो, कुछ इम्प्रेसिव हो, ठीक है? मैं ऐसे 20-25 बच्चे मेरे ज़हन में आ रहे हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में 1.5 साल में बच्चे ने क्वालिफाई किया हुआ, किसी फॉर्म में आर्टिकल नहीं मिल रहे। बच्ची है 2 साल में क्वालिफाई किया स्कैन्स की,
2 साल हो गए आर्टिकल नहीं मिले। पेरेंट्स रो रहे क्या करें, उसमें MBA कराएं, BA कराएं, क्या करें समझ नहीं आ रही। बच्चे उठा के मेरे ऑफिस ले आते हैं, ये देखें जिससे क्या करें कुछ करें। इतनी डिप्रेसिंग पर्सनैलिटीज, इतनी डिप्रेसिंग। ठीक है, तो ये नहीं करना हमें। शक्ल अल्लाह ने दी है, शक्ल हम कुछ नहीं कर सकते, मैनेज तो कर सकते हैं, ग्रूम तो कर सकते हैं, साफ सुथरे से रह सकते हैं, डिसेंट कपड़े तो पहन सकते हैं। वही शर्ट, ठीक है, शर्ट टी शर्ट पहने लड़के, देखें तो क्या लिखा हुआ है शर्ट पे, क्या ये मेरे प्रोफेशन को सूट करती है शर्ट। ये एक दिन मैंने अलाउ कर दिया कि सैटरडे को ना बच्चे टी शर्ट्स पहनाया करें। सैटरडे को तो बच्चा आया, उसके यहाँ पे लिखा होता है सन ऑफ सैटर्न, शैतान का बच्चा। और यार ये शैतान का बच्चा लिखवा के आपका किसी प्रोफेशनल फर्म में आना बनता है? देखिए सही हमें शर्ट पे क्या लिखा हुआ है, ब्रांड है और डिसेंट ब्रांड है, ठीक है, ठीक है। ये जो है ना खुसर पुसर वाली बात की है, इसको हमने बहुत जहन में उठाना है, ठीक है। सीनियर बात कर रहा है, मैनेजर बात कर रहा है, मैनेजर खड़ा हो गया है, आप किच पिच करी जा रहे हैं, वो लोग डिफरेंट रिएक्ट करते हैं। फिर लोग कहते हैं सीनियर ज़्यादती करते हैं, आर्टिकल बड़े मुश्किल हैं, सीनियर्स बहुत सख्ती करते हैं, लिटरली नहीं करते, हम उनको मौका देते हैं बेइज्जती करने का हमारी। तो पागल है आपके बैठे आगे बेइज्जती करके चले जाएगा, हम ऐसी बोंगियाँ मारते हैं, ठीक है। चलिए जी, कल हम पढ़ रहे थे एजर्शंस। मुझे बताएं आज के बाद मैं एजर्शन का वर्ड बोलूँगा तो समझ आ जाएगा क्या बात की हमने। 2 लेवल से हम ऑडिट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता लग जाएगा। एजर्शन हमने पढ़ी कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया कल, ठीक है। एक क्या था, अकाउंट बैलेंस और क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस। अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस। अच्छा, इसको चेक कर लिया करें यार, पहले क्लास से नहीं चल रहा। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे कौन सी थी अकाउंट बैलेंस में कि एसेट या लायबिलिटी एग्जिस्ट करते हैं, इक्विटी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे क्या था, अकरेंस। यहाँ पे क्या था, वैल्यूएशन, मेजरमेंट, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन, एक्यूरेसी, ठीक है। फिर क्या था, राइट हैंड, ऑब्लिगेशन, यहाँ पे कट ऑफ। और दोनों में क्या था साथ साथ, ये ऑडिट होता है हमारा। अगर आपको ये पता लग गया ना कि मैंने किसका क्या करना है, फिर आपके हाथ जो है ना वो अब स्लेव नहीं रहेंगे अब बुक के, अब आप आज़ाद हो गए। आपको पता लग गया अच्छा यार पेपर में लैंड आ गया, लैंड का ऑडिट कर रहे हैं जी, या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का ऑडिट कर रहे हैं जी। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, किस फैमिली से बिलोंग करती है, कौन सी एजेशन मीट करनी है जी, इसका हमने एग्जिस्टेंस देखनी है, इसका हमने वैल्यूएशन देखनी है, ठीक है। हमने इसका कंप्लीटनेस चेक करना है, क्लासिफिकेशन चेक करना है, एक्यूरेसी देखेंगे अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज कर दी गई है, और देखेंगे कि क्या ये कंपनी का ही एसेट है या अगर लायबिलिटी तो क्या उस कंपनी की ऑब्लिगेशन है, ठीक है। अब अगला काम क्या है, किस मौके पे क्या एजेशन मीट करने के लिए कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ये आपकी जजमेंट है। पढ़ा हो ना प्रोफेशनल जजमेंट, किस एजेशन के लिए कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करना है। थैंक यू, ठीक है, ठीक हो गया। आए जी, एग्जिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, आपने नहीं पढ़ा हुआ, मुझे खुशी होगी अगर आप बताएं, नहीं बताएंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं जस्ट इंटरेक्टिव सेशन चाह रहा हूँ, हम चेक करने की एज लैंड एग्जिस्ट करती है, साइट विजिट कर लेंगे, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। अच्छा, अगर यहाँ पे व्हीकल हुआ, कंपनी ने व्हीकल खरीदा, मेरा क्लाइंट ने हैवी बाइक लिया, ठीक है, मुझे बाइक से शौक है, मैंने बाइक दिखाओ, मैं कहा चाबी भी दिखाओ, ठीक है। और मैंने कहा इसको स्टार्ट करो, मैं नहा के चक्कर लगा गया था कि नाल रोड का, मेरे दोस्त है फन बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखें जाके क्या है, जनरेटर खरीदा, स्कैन करके जनरेटर खरीदा है, अब क्या कहेंगे, दिखा दें हमें, ठीक है।
तो साइट इंस्पेक्शन होगी, ये आपका मीट हो गया एग्जिस्टेंस वाला। वैल्यूशन कैसे करेंगे जी? लैंड की वैल्यू ठीक ली है मैंने, क्या देखेंगे हम? अकाउंटिंग पॉलिसी देखेंगे, वेरी गुड। ठीक है, देखिए किस मॉडल पे लिया है। अगर कॉस्ट है तो फिर इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्ट्री, और अगर वैल्यूशन मॉडल है इंस्पेक्शन ऑफ रिवैल्यूशन रिपोर्ट। समझ गए हैं? याद रहेगा, चल रहे हैं साथ साथ। अच्छा आगे हैं, वैल्यूशन भी हो गया। इसके बाद क्या आ जाए? कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस क्या है, कैसे चेक करेंगे कि सारे एसेट्स ले लिए हैं मैंने? कैसे चेक करेंगे कंप्लीटनेस? सोच के बताएं। ऑल पीसीज ऑफ लैंड ले लिया, लैंड का पीस नहीं मिस कर दिया। ठीक है, हमारे घर में होता है एक ही रजिस्ट्री है, मिल्स में 8-9 जगहों पे, जैसे मेरा क्लाइंट है बीकन इम्पैक्स, और 10 जगहों में यूनिट है उसका। ठीक है, ये सामने नियाग्रा है, 2 जगह यहाँ पे है, दूसरा इनका शाहपुर से थोड़ा सा पहले है। ठीक है, होता है ना, ज़्यादा यूनिट्स होते हैं ये दफ़ा। तो क्या सारी यूनिट्स ले लिए, सारी लैंड्स ले लिए? क्या क्या कैसे चेक करेंगे हम? कैलकुलेशन इसमें आई नहीं थी। देखिए ना, सुने 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 सुने, किसका विजिट करेंगे? पूरा शहर घूमेंगे, दरवाजा नॉक करेंगे कि नियाग्रा की लैंड तो नहीं है? नहीं, साथ वाले नियाग्रा की लैंड तो नहीं है, ये करेंगे? क्या करेंगे? उस रजिस्ट्री को दी नहीं, यही तो मैंने चेक करना है। उसने एक लैंड उसने कहा ये मेरा एक लैंड है, एक पीस दे दिया उसने आपको। ठीक है, रजिस्ट्री दे दी, ठीक हो गया, यही हुआ ना? बोले यार अब आपने देखना है क्या ये लैंड कंप्लीट है। ठीक है, तो हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड से बाहर निकलना पड़ेगा, याद रखना है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड से वो अकाउंट तो आ नहीं रहा, यही तो चेक करेंगे, यही रिस्क तो हम चेक करेंगे कहीं इनकम्प्लीट लैंड तो नहीं दे दी इसने, में सारे पीसेस ऑफ लैंड दे दी हैं, यही है ना? तो हम क्या करेंगे? आउटसाइड द अकाउंटिंग रिकॉर्ड देखेंगे, हम फिक्स एसेट रजिस्टर देखेंगे, उसमें कितनी लैंड्स आ रही हैं, अकाउंट्स में कितनी आ रही हैं। यहाँ पे तो 3 पीसेस ऑफ लैंड है, यहाँ कितने आ रहे हैं? यहाँ पे तो 20 गाड़ियाँ, यहाँ कितनी आ रही हैं? यहाँ पे 5000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग है, यहाँ पे कितनी आ रही है? यहाँ पे 2 जनरेटर्स है, यहाँ एक क्यों आ रहा है? क्या देखेंगे? कंप्लीटनेस। कहाँ से मिलेगी? फिक्स एसेट। याद रहेगा, पक्की बात है। ठीक है, अब से कुछ आवाज़ें हैं कैलकुलेशन की। ठीक है, कैलकुलेट क्या कैलकुलेट क्या हो रहा है यहाँ पे? कैलकुलेट कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा अगली बात है कंफर्मेशन की, किसको भिजवाएंगे? किसको भिजवाएंगे कंफर्मेशन? ठीक है, तो किस मौके पे कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करना है ये आपको बताएगा। आप ऑडिटर हैं या पक्के ऑडिटर हैं कच्चे? ठीक है, ये जजमेंट है ना, किस मौके पे कौन सी शॉट मारनी। हम कहते हैं विराट कोहली बड़ा जबरदस्त बैट्समैन है यार, T20 भी खेलता है, वनडे भी खेलता है, टेस्ट मैच भी खेलता है, उसे पता है किस मौके मैंने क्या कैसे खेलना है। हम कहते हैं बैट्समैन है, हम सब मानते हैं बैट्समैन, दुश्मन इन्हें मानते हैं, ऐसी है ना। तो सेम आपको ऑडिटिंग पता लगे किस मौके पे कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करना है, तो आप ऑडिटर बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया? ठीक है, अच्छा आगे आ जाएं। ये भी हो गया क्लासिफिकेशन, कैसे ये करेंगे? कि लैंड से ही क्लासिफाई कर दी है, क्या चेक करेंगे? क्या देखेंगे? उसने उठा के रख दिया प्रॉपर्टी प्लान एंड डॉक्यूमेंट में, आप देखेंगे कि क्या सही क्लासिफाई किया इसने, कैसे देखेंगे? ठीक है, पर्पस, वेरी गुड। और किस यूज़ के लिए लिया? और आप करते क्या हैं? आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? अगर आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है कॉलोनीज बना के बेचना, तो लैंड प्रॉपर्टी प्लान एग्रीमेंट में गलत मिस क्लासीफाई हो गई है। ये कहाँ जानी चाहिए थी? इन्वेंट्री में।
अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि मैंने इससे रेंटल्स लेने हैं या कैपिटल एप्रिसिएशन लेनी है, तो प्रॉपर्टी प्लान में इसकी क्लासिफिकेशन गलत है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आना चाहिए। समझ गए? ये ही लैंड है, आप कहते हैं मैं इसको डिस्पोज करने जा रहा हूँ, सेल करने जा रहा हूँ, तो IFRS 5 में चली जाएगी। IFRS 5 पढ़ा हुआ? नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे। उसे कहते हैं एसेट्स हेल्ड फॉर डिस्पोजल। स्टैंडर्ड का नाम क्या है? 4 तरह के स्टैंडर्ड लैंड को डील करते हैं, IAS 16, 41, IFRS 5 और इन्वेंटरीज 40 वो एग्रीकल्चर है ना, 40 माजरत 40। ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो आपने देखना है आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, और इंटेंशन क्या है, क्या करना है आपने इसका। ठीक हो गया? कर लेंगे क्लासिफिकेशन। क्यों जी, समझ आ गए? अच्छा, आगे हैं, आगे की एक्यूरेसी देखेंगे कि एक्यूरेटली डिस्क्लोज है, यही होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, सही लग रहा है। आगे आ जाए डिस्क्लोजर कैसे देखेंगे हम? डिस्क्लोजर्स है ना कि कंपनी ने सारे डिस्क्लोजर दे दिए, कहाँ से करेंगे हम? सॉरी, नोट्स में डिस्क्लोजर नोट्स में आ रहे होंगे। क्या अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर दे दिए? अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर कहाँ से मिलेंगे आपको? कहाँ होते हैं, कहाँ लिखे हुए हैं? हम क्या डिस्क्लोज करते हैं अकाउंट्स में? स्टैंडर्ड्स में लिखे होंगे, सबसे एंड पे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आ रही होती हैं। और स्टैंडर्ड के अलावा कहाँ लिखे होते हैं? और कहाँ होते हैं जी? कंपनी एक्ट में कहाँ होते हैं? फोर्थ स्केड्यूल में लिस्टेड कंपनी के डिस्क्लोजर होते हैं, और अनलिस्टेड डिस्क्लोजर क्या होते हैं? 5th में। याद रहेगा? ठीक है, ये बातें इररेलेवेंट हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ, इंटरव्यू में बच्चों से पूछने, बच्चे फारग, जीरो, फ्लॉप होते हैं बच्चे, पता नहीं है अकाउंट IFRS स्टैंडर्ड्स में लिखे हुए हैं, कंपनी एक्ट में कहाँ लिखे हुए हैं? पता ही नहीं होता। ठीक है, तो 4th स्केड्यूल डिस्कस करता है लिस्टेड कंपनी के डिस्क्लोजर्स को, और 5th डिस्कस करता है अनलिस्टेड कंपनी के डिस्क्लोजर्स को। याद रहेगा? ठीक है, तो हम देखेंगे सारी लॉ की और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डिस्क्लोजर्स आ गए। ठीक हो गया? समझ रहे? आगे आ जाए, राइट एंड ऑब्लिगेशन। क्या कंपनी की लैंड है, कैसे चेक करेंगे? हाँ, अभी एसेट है ना, तो कंपनी का एसेट है, कैसे करेंगे? एसेट क्या होता है? जिसके फ्यूचर बेनिफिट्स पे आपका राइट हो, जिसकी फ्यूचर बेनिफिट्स पे आपका राइट हो। कैसे पता लगेगा आपका राइट है? क्या एग्जैक्ट वर्ड बताएं, करीब पहुंचे हम, यहां से करीब की आवाज आई है। आपके पास पोजेशन हो और टाइटल हो, पोजेशन हो और याद रहेगा। और अगर इनमें से कोई नहीं है आपके पास, अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं है आपके पास, तो 5th स्केड्यूल और 4th स्केड्यूल कहते हैं डिस्क्लोज दिस फैक्ट, कि आपके पास पोजेशन नहीं है या आपके पास इसका टाइटल नहीं है, और क्यों नहीं है, और कब अर्लीस्ट पॉसिबल आपके पास आ जाएगा। ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, मेरे क्लाइंट्स हैं कुछ 10, 12, 15, 20 क्लाइंट्स हैं जिन्होंने फेडमेक का पता है आपको? फेडमेक का क्या है? फेडमेक इंडस्ट्रियल स्टेट बनी है यहाँ पे आपके साइया वाला इंटरचेंज। ठीक है, याद रखा करें। ठीक है, पूरे सी पैक है ना दुनिया में, जितने भी रीजन में सबसे नियरेस्ट हाईवे से ये वाली है आपकी इंडस्ट्रियल स्टेट, सिर्फ 100-150 मीटर पे है, फैसलाबाद की। ठीक है, याद रखा करें। क्लियर हो गया? चले आगे। तो फेडमेक में उन्होंने लैंड्स ली हैं। ठीक हो गया? इंडस्ट्री लगाने के लिए, और उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं। उस पर उन्होंने इजाज़त दी कि 6 महीने, अगर आपने 6 किस्तें पे कर दी तो बाकी आप इस पर लैंड पे बिल्डिंग बनाए और प्रोडक्शन शुरू करें। तो लोगों ने प्रोडक्शन भी शुरू कर दी है, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स अभी हमने लैंड शो किया, लैंड डेबिट और पेएबल अगेंस्ट लैंड
क्रेडिट, और नीचे लिखा है कंपनी का एसेट है, अभी टाइटल ट्रांसफ़र नहीं हुआ। टाइटल कब ट्रांसफ़र होगा? जब कंपनी सारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर देगी और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में टाइटल ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये किसने डिस्क्लोजर मांगा हमसे? 5th स्केड्यूल। याद रहेगा, पढ़ा हुआ है डिस्क्लोजर, अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, IAS 16 पढ़ा हुआ, ये डिस्क्लोजर पढ़ा था, ये डिस्क्लोजर पढ़ा हुआ था, ये वाला। अच्छा, इस डिस्क्लोजर की बात कर रहा हूँ, पढ़ा हुआ था? नहीं पढ़ा? अच्छा, एक डिस्क्लोजर है कि पोजेशन आपके पास नहीं है, प्रॉपर्टी आपकी है, पोजेशन आपके पास, तो इसका डिस्क्लोजर दें कि हमारे पास पोजेशन नहीं है। अगर डिस्क्लोजर देखना है तो ICAP की अपने अकाउंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान के अपने अकाउंट्स में इनकी एक प्रीडी स्ट्रीट पे बिल्डिंग है जिस पे किसी ने कब्जा किया हुआ, ठीक है, MQM ने किया हुआ कब्जा, इसको डिस्क्लोजर दिया हुआ कि जनाब ये हमारी प्रीडी स्ट्रीट बिल्डिंग है, ये इस पर पोजेशन वो किसी और का है और हम लीगल फाइट कर रहे हैं वो कब्जा वापस लेने की। क्यों डिस्क्लोजर दिया हुआ? क्योंकि 5th स्केड्यूल कहता है, याद रहेगा। तो आपने बिग एंड ऑडिट देखा, सारे डिस्क्लोजर्स आ रहे हैं, ठीक हो गया। लैंड का ऑडिट हो गया, कर लेंगे कभी ज़िंदगी में, करना पड़ेगा तो पक्की बात है, बोलें यार। इसकी बिल्डिंग आ गई, वही एग्जिस्टेंस के लिए क्या करेंगे? फिजिकल ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है। वैल्यूएशन के लिए देखेंगे पॉलिसी क्या है, मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। कंप्लीटनेस देखिए, सारी बिल्डिंग्स आ रही हैं, इतने स्क्वायर फीट जितने केस उतने आ रहे हैं। क्लासिफिकेशन ठीक है, डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। एक्यूरेसी डिस्क्लोजर राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। बिल्डिंग की जाके आ गया प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड एग्जिस्टेंस फिजिकली ऑब्जर्व कर लिया, वैल्यूएशन अकाउंट वही कंप्लीटनेस, ठीक है। अच्छा, टाइटल कैसा लगेगा इसका? टाइटल या राइट एंड ऑब्लिगेशन कैसे पता लगेगी इसकी? लैंड थी या बिल्डिंग थी तो आपने रजिस्ट्री चेक कर ली, इसमें क्या देखेंगे? कौन से डॉक्यूमेंट्स? इसमें इनवाइस होगी, वेरी गुड, अपने आप को शाबाश दे लें। इसमें क्या होगी? इनवाइस, ठीक है। एग्जामिनर कहता है कि बच्चे आके हमसे कहते हैं जी प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, व्हीकल खरीदी है, इसकी रजिस्ट्री देख लें, फर्नीचर खरीदा, इसकी रजिस्ट्री देख लें, ठीक है। समझ गए? याद रहेगा? क्लियर हो गया? अच्छा, ऐसे ही पूरी बैलेंस शीट यहाँ से गुजर जाएगी। ये हमने पढ़ने हैं, कि परेशान नहीं हो आप। चैप्टर नंबर 5, 6 के बाद 7, 8, 9, 10 ये सारे इसी के हैं, कल ही मैंने कहा था, ठीक है। सिर्फ मैं अभी समझा रहा हूँ कि एग्जेशन होती क्या है, कैसे हम ऑडिट करते हैं, ठीक है, कैसे हम। अच्छा, बैलेंस शीट पूरी होगी तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? रेवेन्यू, परचेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। हाँ, उसमें क्या हुआ? हमारी चेंज हो जाएगी फैमिली, तो कुछ एग्जेशंस चेंज हो जाएंगी। उसको कैसे करना है वो मौके पे पढ़ लेंगे। जैसे एक कट ऑफ है, कट ऑफ में कल क्या कहा था? ये थोड़ी चेंज है। कट ऑफ क्या होता है? दो सेपरेट करना डिफरेंट पीरियड्स की ट्रांजेक्शन को या ईयर्स की ट्रांजेक्शन को। कैसे करेंगे? हाँ, ठीक है, ये तो डेफिनेशन होगी ना। करेंगे कैसे? आप ऑडिट करने गए हैं, आप कहते हैं इस ट्रांजेक्शन को, इस साल की ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो, इसकी यहाँ हो, कैसे करेंगे? क्या तरीका है इसका? ठीक है, ऑडिट करने गए ना, चलिए मैं बता देता हूँ। जब हम 30 जून को स्टॉक आउट करते हैं ना, जाके फिजिकल स्टॉक आउट, फिजिकल, तो हम मिल्स में जाते हैं, बोले यार गेट से गुजरे, उनसे कहा आखिरी इनवर्ट दे दो मुझे, आखिरी आउटवर्ट दे दो। आगे इंस्पेक्शन रूम आया, उसे इंस्पेक्शन नोट नंबर आखिरी दे दो मुझे। आगे स्टोर में गए, उसे स्टोर शीट नंबर लास्ट में दे दो, 30 जून को कौन सा कटा है, ठीक है। आखिरी सेल्स की इनवाइस कौन सी कटी है वो मुझे दे दो, आखिरी चेक कौन सा कटा है वो मुझे दे दो, आखिरी पेमेंट कौन सी की है मुझे दे दें, आखिरी जेवी कौन सा कटा है इसका रिकॉर्ड लेके आ जाते हैं, ठीक है। अब जब हम दोबारा ऑडिट करने आते हैं, देखते हैं कि क्या आखिरी परचेज नंबर जो है
उसका गेट इन्वर्ट नंबर यही है जो मैंने चेक किया था। इसका मतलब उस मेरे चेक करने के बाद की जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है, अगले साल की। उस दिन ऑफिस 5 बजे बंद हो रहा था, 5 बजे मैंने चेक किया था, आखिरी बैंक से पेमेंट इस चेक की हुई थी। इसके बाद कोई चेक कटा है वो किस साल का है, अगले साल का। जितने भी कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं ना, उनकी हम कॉपीज ले आते हैं इवनिंग में 30 जून को। याद रहेगा, समझ आ गया, आसान है ना कि हम सिस्टम में से गुजर रहे हैं। तो आखिरी 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 कंट्रोल डॉक्यूमेंट जितने भी बनते हैं, अभी तो परचेज के हमने पढ़े थे ना, अभी सेल्स के नहीं पढ़े, बाकी नहीं पढ़े, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जितने भी कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स बन रहे होते हैं उसके लास्ट जो भी जेवी, चेकबुक नंबर, परचेज की बात करें तो इन आखिरी इन्वर्ट कौन सा बना था, आखिरी स्टोर रिसीट कौन सा बना था, आखिरी इंस्पेक्शन नोट कौन सा बना था, पेमेंट्स की बात करें आखिरी पेमेंट कौन सी हुई थी, रिसीट की बात करें आखिरी चेक कौन सा इशू हुआ था, जेवी की बात करें आखिरी जनरल वाउचर कौन सा कटा था। इस सब का एक रिकॉर्ड ले आते हैं, उनके साइन करवाते हैं, अपने साइन करके अपनी फाइल में लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि वो भी ना मुकर जाए बाद में कि हमने तो आपको दिया ही नहीं। उसके साइन लेते हैं उस पर, गेट वाले के, स्टोर वाले के, बैंक वाले के, कैशियर के, कि आखिरी आखिरी डॉक्यूमेंट्स ये थे। फिर देखते हैं कैश हम चेक कर रहे होते हैं, आखिरी पेमेंट कौन सी देखते हैं जो 30 जून को। देखो ऑडिट शायद 3 महीने बाद करने हैं जाके, स्टॉक काउंट कब कर रहे हैं, ईयर एंड पे 30 जून को। ऑडिट में भी जाके 15 सितंबर को स्टार्ट हो, तुम देखते हैं कि कोई आखिरी पेमेंट कौन सी हुई थी, वही है जो मैंने आखिरी 30 जून को नोट की थी आगे। सेल आखिरी वही इनवाइस है जो मैंने चेक की थी, जो आखिरी मेरे होते हुए आखिरी कटी थी, ठीक है। अगर उसके बाद भी कटी हो तो मैंने कहता है इसको, इस एंट्री को रिवर्स करें, ये इट बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। याद रहेगा, पक्की बात है, ठीक है। कई दफ़ा इस साल की ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कोशिश करती है आगे ले जाएं, इस साल की ट्रांजैक्शन कई दफ़ा अगले साल की ट्रांजैक्शन कोशिश करती है मैनेजमेंट पीछे ले आए। जैसे अभी आपका जीरो रेटेड है, ये हुआ हमारे पाकिस्तान में, मैंने खुद देखा है, अभी जीरो रेटिंग चल रही है, बजट आया, पता लगा कि अभी तो जीरो रेटिंग है, अगले साल से क्या हो रहा है, टैक्स लग रहा है, सेल्स टैक्स। तो लोगों ने क्या किया, जो जुलाई में जाके सेल्स की ना, जुलाई में सेल्स की हैं उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कहाँ कर दी, जून में। तो कई दफ़ा हम देखते हैं मैनेजमेंट ट्रांजैक्शन को एडवांस बुक कर लेती है, एडवांसिंग कर लेती है। कई दफ़ा मैनेजमेंट डिले करती है, इस पीरियड के ट्रांजैक्शन को कोशिश करती है मैं कहीं आगे ले जाऊँ। तो ये हमारा एक चैप्टर है फ्रॉड वाला, उसमें पढ़ेंगे एडवांसिंग द ट्रांजैक्शंस और डिलेइंग द ट्रांजैक्शन, दोनों फ्रॉड की कैटेगरी में आते हैं। अब जानबूझ के काम कर रहे हैं ना कि अगले साल की ट्रांजैक्शन को जुलाई की ट्रांजैक्शन उठा के जून में बुक कर रहे हैं, तो आप बाद में कहेंगे एरर है, ये क्या है, क्योंकि इसमें इंटेंशनल हरकत है, ये इंटेंशन इन्वॉल्व है। अभी नहीं है वो गलती से मुझसे हो गया, कह सकते हैं ये तो स्ट्रेटजी बनी है, आपने सिस्टमेटिकली काम किया है, इवल जीनियस माइंड बैठा है, उसने ये हरकत कर लो, टैक्स बच जाएगा, ठीक है। तो उसको हम वहाँ जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल मुझे ये बताएं, ये समझ आ गया कैसे एजेशन लेवल में काम करते हैं, पक्की बात है। बोर्ड साफ कीजिएगा जरा। एक वर्ड हम बहुत सुनेंगे, रिस्क, आपने भी सुनते हैं साथ साथ, ठीक है। रिस्क क्या वर्ड है, रिस्क। रिस्क क्या होता है, रिस्क सुना वर्ड, क्या रिस्क होता है, रिस्क है जिस वक्त गर्मी में पड़ेगी, रिस्क है गर्मी बहुत पड़ेगी, ठीक है ना। किसी चीज़ का होने का चांस, किसी चीज़ की होने की सर्टेनिटी, ठीक है। हाँ, वो चीज़ हम नॉर्मली जो हमारे जहन में आता है ना, वो आता है नेगेटिव या लॉस, या ये चीज़ जहन में आती है। तो ये दो साइड होता है, फेवरेबल साइड भी होती है और कि हम सीए में फेल होने का रिस्क है ना, अच्छा तो पास होने का रिस्क तो है, लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं करते। रिस्क तो दोनों साइड पे, फेवरेबल और ऐसी है ना, क्यों जी।
सीए की सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि आप किसी को बताओ ना कि आप क्या कर रहे हो, मैं कैफ कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, कहता तो पिछले साल भी ये कहता सी हैं, पिछले साल भी यही कहता सी। अच्छा, रिस्क आम लाइफ में समझें क्या होता है, पढ़ना होगा आपने, ठीक है। अच्छा, ऑडिट की लाइफ में जब कहेंगे ना ऑडिट, तो यहाँ हम से बोलेंगे ऑडिट रिस्क। कौन सा रिस्क? ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या होता है? क्या ज़हन में आता है? अच्छा, ये वो, चले मज़े की बात होता हूँ पढ़ाने से पहले, ये वो टॉपिक है जो मेरे टीचर मुझे नहीं पढ़ा सके थे, मुझे समझ ही नहीं आई, थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा, या मुझे बस हजम नहीं हुआ, या वट, ठीक है। मैं पता नहीं कैसे पेपर में बैठा है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता था। और उससे मज़े की बात पता क्या है, वो पेपर में पहले में क्वालिफाई हो गया। फिर मैं फॉर्म में गया, वहाँ मुझे काइंड किस्म के सीनियर मिले, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बताया कि ये कैसे ऐसे काम करता है प्रैक्टिकली। कई दफ़ा होता कोई बात समझ नहीं आ रही थी, तो मुझे एक बड़े इमीडिएट सीनियर ने मुझे बताया कि रिस्क ऐसे होता है, उसमें ऐसे काम करना है, ठीक है। तो आपको भी अगर समझ आया तो परेशान नहीं होना, ठीक है। और हमने पढ़ना है इस पर चैप्टर नंबर 3 पूरा, चैप्टर नंबर 3 पूरा इस पर रिस्क पे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि उससे पहले पर जब भी रिस्क डिस्कस हो तो पता हो क्या पढ़ना है। जैसे एजर्शन डिस्कस की समझ आ जाएगी ना, क्या एजर्शन होती है। एजर्शन लेवल वाला मतलब क्या कि हम एक चीज़ को पकड़ लेते हैं, उसको हर एजर्शन पर टेस्ट करते हैं, जब वो हर एजर्शन पर पूरा उतरे हम कहते हैं लैंड इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। छोड़ो उसे, बिल्डिंग पे आ जाओ, स्टॉक्स पे आ जाओ, सेल्स पे आ जाओ, परचेज पे आ जाओ, कमिटमेंट पे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे, सेलिंग एक्सपेंसेस पे, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस पे, मार्कअप कॉस्ट पे, ये भी ठीक है। हम कहते हैं प्रॉफिट एंड गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, और पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट दे देते हैं। तो एक एक हेड को हम हर एजर्शन पे, रेलेवेंट एजर्शन पे टेस्ट करते हैं। ये ना हो कि वो चीज़ बिलोंग कर रही हो अकाउंट बैलेंसेस से और आप उस पर कट ऑफ लगा रहे हैं, या वो चीज़ बिलोंग कर रही हो क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन से और आप उस पर राइट हैंड ऑब्लिगेशन लगा रहे हो, तो वो ये गलत हो जाएगा। रेलेवेंट एजर्शन पे उसको मीट करते हैं कि इस हिसाब पे उतरी है। अगर कंपनी ने अकाउंट्स में आके दिया, उसने लैंड शो की हुई है, तो आप देखते हैं इसकी वैल्यू ठीक है, एग्जिस्ट करती है, कंप्लीट है, क्लासीफाइड ठीक है, एक्यूरेट है, डिस्क्लोजर ठीक है, हम कहते हैं लैंड ठीक है, आगे जाए। ये है एजर्शन बेस्ड ऑडिट। समझ गए ना? मेरा ख्याल है मैं समझा पाया आप लोगों को। अच्छा, ऑडिट रिस्क, इसको समझने ज़रा, इससे पर डेफिनेशन लिखने। ऑडिट रिस्क इज अ रिस्क is that the auditor will give an inappropriate opinion. Auditor will give an inappropriate opinion when financial statements are materially misstated. When financial statements are materially misstated. रिपीट करूं, रिस्क दैट द ऑडिटर विल गिव एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटीरियली। अब मैं इसको उर्दू में बताता हूँ। रिस्क, ऑडिट रिस्क क्या है कि ऑडिटर गलत ओपिनियन दे बैठेगा, ऑडिटर की गलत ओपिनियन ना दे दे। कब गलत ओपिनियन? व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली। गलत ओपिनियन क्या होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटीरियली मिसस्टेटेड। ऑडिटर क्या कह रहा होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग, ये इस चीज़ का रिस्क इज कॉल्ड ऑडिट रिस्क। कि अकाउंट्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट आ रही है, ऑडिटर क्या कह रहा है? ऑल इज वेल, ट्रू एंड फेयर व्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड फेयरली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। वो ये रिपोर्ट दे रहा है, हालांकि अकाउंट्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रही है। और मटीरियल का मतलब क्या होता है? दैट इज गोइंग टू हिट द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स। और मिसस्टेटमेंट क्या होती है पता है आप लोगों को? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ।
कि मिसस्टेटमेंट क्या होती है कि जो अमाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आनी चाहिए थी और जो आ रही है, इनके डिफरेंस को क्या कहते हैं? मिसस्टेटमेंट। डेटर्स होने चाहिए थे 24 करोड़ रुपए के, बुक्स में आने 16 करोड़, तो मिसस्टेटमेंट कितने की है? 8 करोड़। अब आप देखते हैं क्या ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल तो नहीं है? अगर मटेरियल हुई तो लोगों के डिसीजंस को मटेरियली हिट कर देगी, इकोनॉमिक डिसीजंस को। ठीक है, पता ना, पढ़ा है ना तुमने? तो इस चीज़ का रिस्क ऑडिटर गलत ओपिनियन दे बैठेगा। वो गलत ओपिनियन क्या होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग ट्रू एंड, इनफैक्ट उसमें तो अकाउंट्स में तो गलती थी। इस चीज़ के रिस्क को क्या बोलते हैं हम? ऑडिट रिस्क। याद रहेगा। अच्छा, एक और रिस्क भी है, सुने ज़रा। एक रिस्क ये भी है कि अकाउंट्स बिल्कुल ठीक हो और ऑडिटर कह दे अकाउंट्स आर मटीरियली, ये भी तो रिस्क है ना? है ना? पक्की बात है, एग्जिस्ट कर रहा है ना कि अकाउंट्स बिल्कुल। ऑडिटर ने क्या ओपिनियन दे दिया कि अकाउंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड हैं, तो स्टैंडर्ड ने प्रिजम्पशन दी है कि ये पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। क्योंकि अगर अकाउंट्स में ज़रा गौर से, अकाउंट्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट हो और ऑडिटर कह दे इसमें मिसस्टेटमेंट है, तो मैनेजमेंट चीखें मारती है, मैनेजमेंट चीखें मारती है। और पहले आपके तरले के देगी जी इस अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई ना करें, इसमें लिखने सब कुछ ठीक है, आप नहीं मानेंगे, वो आपके किसी रिलेटिव को ले आएगा, सिफारिशें करवाएगा। ठीक है, फिर नहीं मानेंगे, वो धमकियों पे आ जाएगा। वो किस पे आ जाएगा? क्योंकि उसका पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ी है आपकी रिपोर्ट पे, उसको बैंक्स ने लोन दिए हुए हैं, उसके वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उसकी रेपुटेशन, बिजनेसमैन की रेपुटेशन उसकी असल चीज़ होती है, वो ख़राब हो जाएगी मार्केट में। वो नहीं चाहेगा आप उसकी रिपोर्ट क्वालिफाई करें। ठीक है, कब? जब उसके अकाउंट्स में गलती है तो, और अगर ना हो तो स्टैंडर्ड ने कहा कि ये बड़ा मुश्किल है आपके लिए प्रूव करना कि अकाउंट्स गलत है कि वो ठीक, बिल्कुल ठीक है। बात समझ आ गई है? पक्की बात है। मैं रिपीट करता हूँ कि अगर अकाउंट्स में गलती हो और आप कहते हैं गलती है, तो चीखें मारती मैंने, अगर घर तक आ जाती। और अगर गलती ना हो फिर आपके लिए बड़ा, आपकी पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड हो जाएगी। आप कैसे प्रूव करेंगे गलती है? ठीक है, तो स्टैंडर्ड की एक ना एजम्पशन है कि सेकंड वाला केस डिस्कस किया ना, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए उसने उसे डेफिनेशन में भी ऐड नहीं किया। तो ऑडिट रिस्क कितना रह गया? रिस्क दैट द ऑडिटर विल गिव एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, कि अकाउंट्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट आ रही है और आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सके। आप क्या कह रहे हैं? ट्रू, अकाउंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। ये बात समझ आ गई है? पक्की बात है, याद रहेगा जी। अच्छा, रिस्क क्या होता है? ऑडिट रिस्क, इसकी ना एक इक्वेशन है, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, थोड़ा स्पीड अप करें, लिखने में फोकस करेंगे, बुक में लिखा हुआ है, बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है। ठीक है, सुन लें बस। डेफिनेशन भी लिखी थी, आपको ढूंढने में मुश्किल होनी थी, मैंने वो लिखवा दी। ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त लिखा हुआ है। या ये क्लियर है? रिस्क ऑफ, और अच्छा इसको उसने फिर तोड़ा, उसने कहा इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, ये होते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और यहाँ से वही आ गया डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, बात समझ आ गई है? अच्छा, इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? इनहेरेंट क्या होता है वैसे? जिसको नेचर में नेचुरली मिलता है, उसको विरासत में मिलता है। ठीक है, अब मैं राइडिंग करता हूँ घोड़ों के बाद, एक घोड़ा नेचुरली शरारती है, एक बड़ा वो ओबीडियंट सा है। जब चेक करते हैं ना, उसके माँ बाप में से कोई एक शरारती होता है, उसको इनहेरिटेंस से मिली है।
ठीक है, ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट है, मेरे पास ये कर रहा है, उसके पास कैट्स हैं। कहती मेरी कैट्स तो बड़ी डिसेंट है, मेरी कैट्स तो बहुत डिसेंट है, वो शरारतें नहीं करती, वो चीज़ें नहीं तोड़ती, बुक्स नहीं फाड़ती, वो जो होती है वॉश पड़े होते ख़राब नहीं करती। मेरे घर में कैट है, मेरा सर दर्द कर दिया उसने पकड़ के। उसने कोई मेरे घर का प्लांट नहीं छोड़ा, कोई बुक नहीं छोड़ी बच्चों की समझ रहे हैं। अब वो कहते नहीं सर कैट से होती बड़ी डिसेंट है। मैं कहता नहीं यार कैट डिसेंट नहीं होती। ठीक है, तो मैंने पूछा कि तुमने, कहते सर मैंने मेरी मदर की 20-25 साल पहले हमारे घर में एक आया था, वो टॉम आया था, फिर हमने कैट ली, उनके बच्चे हुए सारे। अब वो फैमिली चलती आ रही है हमारे रिलेटिव्स में। वो कहीं बाई चांस एक डिसेंट सी कैट की वो फैमिली आ गई है। ठीक है, वो कह रहा है कैट तो शरारतें करती नहीं है। मैं यार कैट जीने नहीं देती, कैट वही है, कहने को घोड़ा वही है, लेकिन आपको चीज़ें इनहेरिटेंस में मिलती। हम घोड़ा खरीदने जाते हैं ना, जो जानवर खरीदने गए उसको नहीं देखते, कहते इसकी माँ दिखाओ कहाँ है, बाप कहाँ है इसका, कि जो उनकी खसलतें होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वही इस बच्चे में आएंगी। ठीक है, तो इनहेरिटेडली, अब हम अपनी फील्ड में आते हैं। इनहेरिटेडली कुछ जगह हैं ऑडिट में जहाँ पे रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट ज़्यादा है, और कुछ में इनहेरिटेडली। सामने आपके क्या है, अल्फतेह क्या स्टोर का नाम क्या है, लाइबल गैलरी है। ठीक है, अब जो लाइबल गैलरी है, इनका रेवेन्यू बड़ा आसान है। कितनी शॉप्स है जी? 79 शॉप्स हैं। हर शॉप का रेंट क्या है? इतना रेंट है। तो रेवेन्यू निकालना बड़ा फेयरली ईजी है। रिस्क इसमें, आपके कितने एम्प्लॉइज़ हैं जी? 10। हर एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है? इतनी। तो सैलरी पर मंथ निकालना, इसमें रिस्क कम है। रेंट के एक्सपेंस में रिस्क, इम्पेयरमेंट में कितनी रिस्क? इनहेरिटेडली। क्यों? क्योंकि उसमें सर्टेनिटीज आ गई हैं, उसमें जजमेंट्स आ गई हैं, उसमें बायसनेस आ सकती है। डेप्रिसिएशन में रिस्क ज़्यादा है क्योंकि जजमेंटल है। सैलरी में रिस्क, मैं ज़ीरो नहीं कह रहा, रेंट में रिस्क, ठीक है। बिल्डिंग की वैल्यूएशन में रिस्क कम है, स्टॉक की वैल्यूएशन में रिस्क ज़्यादा है। क्यों? जजमेंट्स आ गई, एस्टीमेट्स आ गए, क्वालिटीज़ आ गई, क्वांटिटीज़ आ गई। ये मैंने कपड़ा शर्ट पहनी हुई है, इसमें कितनी कॉटन है, कितना पॉलिएस्टर है, ठीक है। जिसने बनाया है उसको तो पता है, लेकिन मैं तो एक एस्टीमेट लगा सकता हूँ ना। मैंने कोई एग्जांपल दी थी कि वो केमिकल वाली, याद है आपको? कौन सा केमिकल है, कितनी डेंसिटी है, फ्लोर मिल रहा है, खुला आटा पड़ा हुआ है, कितना आटा है, कितने केजी रॉ मटेरियल लगाए हम, क्या है आपका एस्टीमेट, ठीक है। खुला सीमेंट पड़ा है, खुली कॉटन पड़ी है, वेल के अंदर ऑयल है, वेल के अंदर गैस है, कितनी है, क्या है एस्टीमेट। आपकी पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, आपका डीजल है, सुबह 12 बजे करेंगे उसकी क्वांटिटी और आएगी, रात 12 बजे की क्वांटिटी और आएगी, ना आपने सेल की ना परचेज की, क्योंकि टेम्परेचर के साथ वो कम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें इवेपोरेट होती हैं, उनमें वो आपने पढ़ा होगा, वो नॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल वेस्टेज क्या होती है, वो उनमें नॉर्मल वेस्टेज होती हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ों में नेचुरली रिस्क क्या है, कुछ में रिस्क, ठीक है। आप कभी किसी स्टोर में जाएं, किसका नाम नहीं, हम शॉकर फैब्रिक्स गए हैं आप लोग, शॉकर फैब्रिक्स, ठीक है, डी ग्राउंड में है, ठीक है। वहाँ पे 6-7 करोड़ रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ, ये शायद इससे भी ज़्यादा, कम कह रहा हूँ मैं, ठीक है। स्टॉक कितने का पड़ा है, ये इससे भी ज़्यादा 10-12 करोड़ का होगा। और कैशियर जो कैश का बॉक्स है उसमें कैश होगा 50-60 हज़ार रुपये का, बड़ी 1-1.5 लाख रुपए का होगा। तो जो उसके ओनर्स हैं वो किस पे बैठे होंगे, स्टॉक के ऊपर है कैश के ऊपर,
स्टॉक के ऊपर सेक्रेटरी बैठे होंगे? हाँ, कैश पे क्यों? कैश तो 50,000 रुपये का, स्टॉक 50 करोड़ रुपये का, स्टॉक ही बैठना चाहिए था, ज़्यादा वैल्यू है। नहीं, रिस्क किस में ज़्यादा है? कैश में। फॉलो करें मेरी बात? और उसके मालिक ने शायद उसको रिस्क स्पेलिंग भी नहीं आते हो, या उसे ऑडिट रिस्क पढ़ा भी नहीं हो। इतना 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 ये वो टेक्निकल सब्जेक्ट है कि जिसे नहीं पढ़ा होता वो भी कर रहा होता। ठीक है, समझ गए? तो कुछ चीज़ों में रिस्क नेचुरली क्या होता है? ज़्यादा, कुछ में कम। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, मैनेजमेंट हम इसको थोड़ा सा लिख के डिस्कस करते हैं। फॉर्म ऑफ ए टेबल, एक ग्राफ। किसी भी एजर्शन में मैक्सिमम कितना रिस्क है? मैक्सिमम फॉर एग्जांपल ये रिस्क है मैक्सिमम, इसे हम कहते हैं इनहेरेंट रिस्क। एक लेवल क्या बन गया? रिकॉर्ड से समझ नहीं बात, ये क्या बन गया लेवल आपका? किसी भी चीज़ में, मैं डिस्कस नहीं कर रहा कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कोई भी चीज़ हो गई, मैक्सिमम कितना रिस्क है? इज कॉल्ड। ठीक है, फिर मैनेजमेंट क्या करती है? इस इनहेरेंट रिस्क को कम करने के लिए क्या करती है? रिस्क आ गया ना, रेवेन्यू में रिस्क है, स्टॉक में रिस्क है, परचेज में रिस्क है, सेल में रिस्क है ना रिस्क? तो मैनेजमेंट क्या करती है? कैसे? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पुट इन प्लेस करती है मैनेजमेंट। हमने बात सिस्टम डिजाइन, इंप्लीमेंटेड एंड ऑपरेटेड बाय द मैनेजमेंट। क्यों पढ़ा था हमने? तो रिस्क को कम करने के लिए मैनेजमेंट करती है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पुट इन प्लेस करती है उसके ऊपर। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो सिस्टम, वो बहुत सी गलतियां पकड़, जैसे हमने कल परचेज सिस्टम पढ़ा, अगर परचेज सिस्टम प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो जाए तो फ्रॉड के और रिस्क के चांसेस वैसे ही कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। तो सिस्टम क्या करता है? इस रिस्क के लेवल को उठा के यहाँ के लिए आता है। बहुत सी गलतियाँ वो डिटेक्ट कर लेता है, कंट्रोल रिस्क यहाँ तक इस लेवल पे ले आता है। ठीक है, जो यहाँ पे रिस्क हम बैठे हुए थे, ये 0 लेवल है, उसको उठा के यहाँ के लिए आता है। कल हमने पढ़ा है परचेज सिस्टम, कितना वो रोबस्ट सिस्टम था कि गलतियों के चांसेस उसमें कम हो गए, फ्रॉड के चांसेस कम हो गए। ठीक है, हम चांसेस ये नहीं कहते कि 0 हो गए। 0 क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स की अपनी लिमिटेशंस हैं, पढ़ी है ना हमने। जितना मर्जी अच्छा सिस्टम हो जाए, बहरहाल रिस्क को 0 नहीं कर सकता वो। क्यों नहीं कर सकता? पता है आप लोगों को, ह्यूमन इंटरवेंशन है जी, गलत डिज़ाइन हो गया, गलत इंप्लीमेंट हो गया, कल्यूजन हो गई। ठीक है, ह्यूमन के जब आता है वहाँ पे फिर उसकी वो आती है, एरर साथ लगा हुआ है, ह्यूमन एरर साथ से चल रहे हैं। मैंने एग्जांपल दी थी आपको, वो मेसी की भी दी थी, शायद रोनाल्डो की भी दी थी, डेविड बैकहम की भी डिस्कस की थी हमने, कि वो भी गलत किक मार बैठे, इतने वो प्रोफेशनल बंदे हैं। होता है ना? ठीक है, ये क्लियर हो गया। मैनेजमेंट ने क्या किया? इनहेरेंट रिस्क था, जैसा रिस्क था मैनेजमेंट वैसे कंट्रोल लेके इसके ऊपर, और इस रिस्क को, जहाँ पर रिस्क इनहेरेंट रिस्क कम था वहाँ कंट्रोल भी हल्के लेके आई मैनेजमेंट, जहाँ रिस्क ज़्यादा था वहाँ कंट्रोल्स भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कंट्रोल आए, ताकि रिस्क को हम कम कर सकें टू एन एक्सेप्टेबली लोअर लेवल, टू एन 0 मैंने क्या नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रोल आया, मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी, ये अकाउंट्स पकड़ेंगे। मैनेजमेंट कह रही है अकाउंट में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो उसके सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ने अकाउंट में आके दे दिए, ये ले पकड़े। अब कौन आ गया? ऑडिटर। अब कौन आ गया जी? ऑडिटर ने क्या किया? अपने ऑडिटिंग प्रोसीजर लगाए उन अकाउंट्स में, और बहुत सी गलतियाँ जो सिस्टम में आ रही थी, अकाउंट्स में आ रही थी, वो उसने डिटेक्ट कर ली। वो इस सिस्टम को यहाँ के लिए आया, डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, कंट्रोल्स बहुत सी गलतियां पकड़ ली, बाकी किसने पकड़ ली? ऑडिटर ने। ठीक है, सुने, ये नजर आ रहा है ये चीज? कुछ गलतियां यहां पे भी रह गई जो ऑडिटर भी मिस कर गया, डिटेक्ट
नहीं कर सका। अब किसी ने अकाउंट चेक नहीं करने। अकाउंट्स में क्या आ रही हैं? मटेरियल। ऑडिटर क्या कह रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग, दिस इज कॉल्ड कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी फेल हो गया उन मिस्टेटमेंट को डिटेक्ट करने में, और ऑडिटर भी फेल हो गया उन गलतियों को डिटेक्ट करने में। गलतियां किस में आ रही हैं? अकाउंट्स में, और वो क्या है? मटेरियल। और ऑडिटर विल गिव एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर। समझ गए? याद रहेगा, पक्की बात है। और ये एंटिटी टू एंटिटी रिस्क चेंज होते रहते हैं। एंटिटी टू एंटिटी, मैंने कहा एग्जांपल दीजिए रिस्क। अभी हम पढ़ के आए हैं एसेट्स, हमने बिल्डिंग पढ़ी, मैंने कल भी एग्जांपल, परसों भी एग्जांपल दी थी आपको शायद, कि एक बिल्डिंग बनाई है आपने, एक बिल्डिंग बनाई है, उसकी वैल्यूएशन और तरह से चेक होगी। एक बिल्डिंग खरीदी है, दोनों के अगर कॉस्ट मॉडल है डिफरेंट तरह से आएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट कैसे पता लगेगी? उसकी रजिस्ट्री से। और यहाँ पे कॉस्ट कैसे पता लगेगी? उसके मटेरियल से, लेबर से, डिज़ाइन के चार्जेस से, बाकी चीज़ों से। ठीक है, अब हर फॉर्मूला हर जगह पुट इन प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, सामने न्यागरा है, बड़ा मुश्किल है स्टॉक काउंट करना, उनके केमिकल्स पड़े होते हैं। केमिकल, टेक्सटाइल केमिकल्स क्या होते हैं? मतलब इंक्स होती हैं, इंक्स, उनको डाइस कहते हैं बेसिकली, डाइस। ठीक है, डाइज एंड केमिकल बोलते हैं उन्हें असल में। तो वहाँ तो उनकी कैसे चेक करनी है क्वालिटी, कैसे क्वांटिटी करनी है, कितनी की, वो बड़ा मुश्किल काम है। स्टॉक काउंट बड़ा मुश्किल है टेक्सटाइल का। ठीक है, स्टॉक काउंट बड़ा मुश्किल है केमिकल्स का। ठीक है, लेकिन सामने होंडा है, बड़ा मजे का स्टॉक काउंट है। आप जाते हैं, चाय का कप पीते हैं और पीते पीते स्टॉक काउंट कर लेते हैं। अगर 6 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 2 ऊपर खड़ी हैं, 2 होंडा सिटी, 2 सिविक है, एक BRV है, या 9 गाड़ियाँ, चलो सामने। ठीक है, फिर कुछ पे वहाँ पे ईजी है, फिर उसकी कॉस्टिंग करना भी बड़ा आसान है। कॉस्टिंग इन्होंने करनी नहीं, होंडा एटलस ने करके दे दी है कंपनी ने, इन्होंने तो खरीदी है उससे, सिर्फ फॉलो करेंगे। तो अब मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, अभी आप मुझे कैसे, आपने कहा स्टॉक में बड़ा मुश्किल होता है, स्टॉक की वैल्यूएशन बड़ी मुश्किल है। यहाँ मैंने आपको एग्जांपल, एक अदरवाइज एग्जांपल भी दे दी कि यहाँ बड़ा ही आसान है। ठीक है, समझ गए? मेरा क्लाइंट है बड़ा रिच, उसका ट्रेडिंग का काम है, फर्टिलाइज़र की। ठीक है, तो उससे पूछें, जब भी पूछें तुम्हारा स्टॉक कितना है, वो कहेगा मेरे पास ही 1.5 अरब रुपये का स्टॉक पड़ा है। 1.5, इससे छोटी बात नहीं करेगा वो। अब कहते हैं तो तुम हमें स्टॉक काउंट करवाओ। वो कहते स्टॉक काउंट में कैसे कराऊँ आपको? एक ट्रक मेरा 7:30 के बाद पहुँच गया है, एक मेरा रहीम मेरे साथ पहुँच गया है, एक मेरा मुल्तान खड़ा है, एक मेरा वो खड़ा नाश्ता कर रहा है वहाँ पे ड्राइवर। एक ऐसे मेरे 9-10 ट्रक हैं, 10 से 10 मेरी सड़क में। मेरे पास तो गोडाउन है ही नहीं, सामान आते ही नहीं मेरे पास। मिल से ख़रीदता हूँ और जहाँ भिजवाता भिजवाता हूँ। स्टॉक मेरा इन ट्रांजिट है सारा। स्टॉक मेरा कहाँ है? इन बात फॉलो करेंगे मेरी? अच्छा, वही एक मेरे पास एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, छोटी सी ब्रांच है उसकी, इतनी जितनी हमारा ये है क्लासरूम है। स्टॉक काउंट करते हुए आप जलील हो जाते हैं। यानी एक रह गया इतना सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में आपको 1 घंटा लग जाता है। छोटे छोटे ह्यूमन मेडिसिन है उसमें, एक मेडिसिन खोलते हैं, एक मेडिसिन गिनते हैं, जलील हो जाता है बंदा यार। ठीक है, शॉप कितनी सी है? इतनी सी, और एक जगह में 1.5 अरब का स्टॉक है। आप कहते हैं 9 ट्रक हैं, ये देखें 9 ट्रक मैंने परचेज किए हैं। एक कल निकला है मेरा मिल से, एक आज निकला है यहाँ, एक यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। 9 ट्रक हैं, एक ट्रक में इतनी बोरियाँ होती हैं, ज़रा इतनी, ये ले मेरे को स्टॉक की कॉस्टिंग है। ठीक है, एक कंपनी है वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है। गौर से मेरी बात सुने, 2 भाई हैं सगे, एक खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, एक खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो हम जाते हैं वहाँ पे, रॉ मटेरियल भी पड़ा होता है, फिनिश स्टॉक भी पड़ा होता है, ये भी पड़ा हुआ है। वो जो हम स्टॉक काउंट शुरू करते हैं, करते। ठीक है, उसी लेवल की कंपनी है एक और उसके भाई की, उसने फैक्ट्री नहीं बनाई। फैक्ट्री उससे पीछे स्टॉक कहाँ पड़ा है, वो क्या करता है, इनसे स्टॉक धागा खरीदेगा,
इनसे स्पिनिंग करवाई, उनसे वीविंग कराई, उनसे डाइंग कराई, उनसे पैकिंग करवा के वहीं से एक्सपोर्ट कर दी। उसकी मिल है ही नहीं। उससे कहते हैं स्टॉक कहाँ पड़ा है, वो कहते हैं इतना स्टॉक मेरा कोहिनूर फातिमा में टेक्सटाइल में पड़ा है, इतना रिफिक्स में पड़ा है, इतना नियाग्रा में डाइंग हो रही है, इतना यहाँ हो रहा है, इतना वहाँ हो रहा है। उसका स्टॉक काउंट करने में 10 कंपनी में जाना पड़ता। उसका स्टॉक काउंट करना है। फॉलो करें मेरी बात? तो ये ग्रेटर पर्सपेक्टिव में हमने चीज़ों को देखना है। एक फार्मूला हर जगह फिट नहीं हो सकता, ठीक है? याद रहेगा। चलें आगे, चलें कल पढ़ेंगे इसे इंशाल्लाह, या इनहेरिटेंस से आगे इंशाल्लाह।